नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम मैथ्स को पढ़ रहे हैं 30 में से 30 नंबर लाने के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, 30 में से 30। ठीक, पिछले दो लेक्चर्स में, पहले लेक्चर में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा और दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ा? इकाई मापन की विधियां। अब तीसरा हमारे पास टॉपिक है समीकरण और गुणनखंड। क्या है? समीकरण और गुणनखंड, अर्थात इक्वेशन और फैक्टराइजेशन। ठीक, अब भैया फैक्टराइजेशन। ठीक, अब भैया इस समीकरण को हम समझते हैं। आखिर समीकरण क्या होता है? तो किसी भी जो टर्म्स होती है उन्हें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 या ax प्लस b या अन्य किसी फॉर्म में जब प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। ये किस लिए यूज होता है? तो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों, परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हम समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास मुख्यतः दो प्रकार की चीजें निकल कर आती हैं। एक होती है चर राशियां और दूसरी होती है अचर राशियां। इन्हीं के संयोग से हमारा समीकरण बनता है। अब ये चर राशियां क्या होती है? देखो, आप अगर किसी मैथ्स वाले से बात करोगे तो उसको यही बोलोगे कि माना कि ये क्या है? x है। माना कि मतलब कि उसकी वैल्यू बाद में बदल सकती है। कि आपने कुछ भी, कि माना कि हमारे पास दाल है, माना कि हमारे पास चावल है, तो हम खाना खा चुके हैं। तो ये माना मतलब उस x की वैल्यू कुछ भी बाद में निकल कर आ सकती है। मतलब ये क्या है? एक वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू लगातार बदलती रहेगी। यहाँ x हो सकता है, आप a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी, जिसकी वैल्यू हम केवल इसलिए इसको यूज करते हैं ताकि बाद में कोई एक वैल्यू प्राप्त कर सके। ठीक, इसका यूज हम क्यों करते हैं? ताकि बाद में कोई वैल्यू प्राप्त कर सके। इसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, इसलिए ये क्या कहलाता है? चर कहलाता है। दूसरी बात हमारी होती है अचर राशियां। अब ये अचर राशियां क्या होती है? कि जैसे हमने कोई टर्म सॉल्व करी कि 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा x हो गया अचर, हमारा y हो गया अचर, चर हो गया। लेकिन क्या 3 की वैल्यू बदलेगी? नहीं भैया, 3 तो सेम रहेगा। 4 की वैल्यू बदलेगी? नहीं भैया, 4 तो सेम रहेगा। क्या 2 की बदलेगी? नहीं बदलेगी। मतलब इनकी वैल्यू जो एक बार फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई, इनमें कोई परिवर्तन समय के साथ नहीं आता है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी अचर राशियां कहलाती हैं। ये बस हम कुछ बातें आगे जो हमारे लिए जरूरी है उन्हें समझने के लिए पढ़ रहे हैं, वरना ये चर अचर ये सब जरूरी नहीं है। पूछ सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है कि प्रकार। तो हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। ठीक, जब जैसे आपने एक इक्वेशन लिख दी 3x प्लस y। अब यहाँ पर x जो है उस पर कोई घात है क्या? नहीं, ये एक सिंपल इक्वेशन है, तो ये हो गई रेखीय इक्वेशन। अगर इस x के ऊपर घात हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो इस x के ऊपर घात है 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। इसी तरह अगर ये घात बढ़कर 3 हो जाए, जैसे x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा अगर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? बहुघाती हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान बात है भैया। ये 3-4 प्रकार के होते हैं समीकरण, जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए हमने यहाँ पर इन्हें यूज कर लिया है। अब ये यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला रट लो। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस सोल्व होंगे। क्यों? देखो, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको कुछ पता नहीं होगा कि ये फिक्स ही है। मतलब देखो, आप एग्जाम में गए, आप जाके कि मैं वहीं पे सब कुछ सॉल्व कर लूंगा, ये तो आसान नहीं होता है ना। आपको कुछ चीजें जैसे फॉर्मूलाज वगैरह इन्हें तो पहले से याद करना पड़ेगा ताकि आप उन्हें यूज कर सको एग्जाम में। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अच्छा, ये है क्यों? क्योंकि देखो, आप सॉल्व करके देख लो इसे, a प्लस b इंटू a माइनस b। इसे सॉल्व करोगे तो a से a स्क्वायर, a से b माइनस a b से a माइनस b a और प्लस b से ये तो माइनस b स्क्वायर। ठीक, ये a माइनस b स्क्वायर है, सॉरी। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक,
इस तरह से ये निकल कर आ जाएगी, ऐसी सारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं एक बार। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 बार a माइनस बी, ठीक। a से a स्क्वायर, माइनस b से ये माइनस b है, माइनस b से ये तो माइनस b स्क्वायर, और माइनस b से ये a तो माइनस b है, ठीक। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी ये माइनस से माइनस इंटू होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस b है और माइनस b कितना हो जाएगा माइनस 2b है, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, ठीक। ये 2ab जो भी, तो ऐसे ही आप इन सबको सॉल्व कर लेना। a की घात 3 माइनस b की घात 3 इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a की घात 3 प्लस b की घात 3 इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b की घात 2, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो आपके सामने लिखा है 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a माइनस bc का स्क्वायर। अब ये कैसे होगा तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया। ये यहाँ पर एक प्लस में bc आएगा, क्यों? क्योंकि जब माइनस b, दो माइनस की वैल्यू को आप इंटू करोगे यहाँ पे तो ये प्लस में बदल जाएगी, ठीक। तो ये 2bc प्लस में होगा, बाकी जो दो रहेगी ये माइनस में रहेगी, माइनस 2b और माइनस 2c, ठीक। तो ये आपके समीकरण रहेंगे। बाकी आगे अगर हम बढ़ेंगे, अब समीकरण तो हम समझ गए, अब हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो क्या है गुणनखंड। तो भैया ये गुणनखंड होता क्या है, फैक्टराइजेशन होता क्या है, गुणनखंडन होता क्या है, तो किसी भी समीकरण को उसके गुणनखंड में तोड़ना। ये गुणनखंड क्या होता है, जैसे देखो आपके सामने एक टर्म लिखी हुई है 2x, एक लिखी हुई है 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक। एक और लिखी हुई है क्या 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक। ये लिखी हुई है, ये आपके पास तीन टर्म लिखी हुई है। अब इसमें आपके पास गुणनखंड क्या है, तो एक तो 2 है और इनटू में है x, ठीक। ये आपके पास दो गुणनखंड है। इसमें अगर आप देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो भैया x को निकालो बाहर, तो बाहर अंदर क्या बच गया 2x प्लस 1, तो ये इसके दो फैक्टर है, एक तो x है और एक 2x प्लस 1 है। अगला जैसे 3x स्क्वायर, इसमें से भी ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे दूसरी वाली में से निकाली, ठीक। तो फैक्टर क्या होते हैं, किसी फॉर्मूला को बनाने में जिन गुणनखंडों का प्रयोग होता है वो फैक्टर कहलाते हैं, जिन अंकों का, जिन टर्म्स का यूज होता है वो फैक्टर कहलाते हैं। और अगर उन्हें वापस तोड़ा जाए, उन गुणनखंडों को समीकरण में से तोड़कर निकाला जाए तो वो क्या कहलाता है, गुणनखंडन कहलाता है। जैसे हम अभी देखते हैं कि आपके सामने एक फॉर्मूला, एक समीकरण लिखा है, एक इक्वेशन लिखी है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब भैया इसको आप फैक्टर में कैसे तोड़ोगे, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप उससे निकालोगे तो सीधे आपको पता चल जाएगा कि ये तो हो गया a स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक। 16 कितना 4 का स्क्वायर ही होता है ना, और 2ab मतलब 4 का स्क्वायर, 2ab ये 8x है, सॉरी यहाँ 8x रख लेते हैं, ठीक। तो 8x, तो ये 2ab मतलब 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू 4, 2 इंटू x इंटू 4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आपकी क्या निकल जाएगी, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये होता है, तो आप यहां से सीधे क्या निकाल लोगे फैक्टर, कि इसके दो फैक्टर है, एक तो है x और दूसरा कौन सा है 4, और इन दोनों के प्रयोग के द्वारा यहाँ पे क्या बना है, ये फॉर्मूला बना है, ठीक। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनसे फॉर्मूला का निर्माण हुआ है, जिनसे समीकरण का निर्माण हुआ है, ठीक। अब अगर आपको नहीं पता कि भैया ये फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो 8x है इसे इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ो और घटाओ तो 8 आना चाहिए, ठीक। जोड़ो या घटाओ तो 8x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लिकेशन करो 8 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करो तो 16 आना चाहिए। तो आपको वैसे ही पता है कि ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है जिसको जोड़ो घटाओ तो 8 आए और मल्टीप्लाई करो तो 16 आए, तो ऐसी संख्या कौन सी है 4 है, मतलब 4x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और 4 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो भैया इस 8x को हमने तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया,
कि हमने इस फॉर्मूला को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है आपको? पहली दो टर्म में x, तो आपने x को कॉमन ले लिया, बच क्या गया x प्लस 4। अगली दो संख्याओं में हमने प्लस 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी क्या बच गया? x प्लस 4 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा, और एक फैक्टर जो कोष्टक के अंदर कॉमन है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका वही निकल के आ जाएगा x प्लस 4 की घात। तो ठीक, ऐसे आप फैक्टराइजेशन को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सी भी टर्म ले लोगे। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि ये जो आपका जोड़ घटाने पर जो बीच की संख्या है वो नहीं आएगी, मतलब आप कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ पर रखें कि जोड़े घटाए तो 8x आए और गुणा करें तो 16 है। यहाँ पर और कुछ टर्म्स आ सकती है, जैसे यहाँ पर आ गया आपके पास 10x और यहाँ आ गया 25, तो आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि जोड़ो घटाओ तो 5 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ो घटाओ तो 10 आएगा और गुणा करो तो 25 आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि जोड़ो और घटाओ तो वो संख्या है और गुणा करो तो दूसरी संख्या है। तब आप क्या करोगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में से आप इन सब वैल्यूज का मान रख देना। वो फॉर्मूला क्या है कि x की वैल्यू हमें कैसे ज्ञात होगी? तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आपका रहेगा क्या? 2a। ठीक, ये जब आप वैल्यूज रख देंगे तो आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जैसे अभी आप यहां पर रखते हैं। ठीक, यहां पे b क्या है आपका? 10 है, c क्या है? 25 है। ठीक, a क्या है? a 1 है केवल, क्योंकि x की इंटू में कुछ भी नहीं है, तो ये सारी वैल्यू हम रख के देखते हैं। माइनस b रखेंगे मतलब माइनस 10, प्लस माइनस लगा देते हैं, अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर अर्थात 100। ठीक, माइनस 4ac यानी कि 4 गुना 25 गुना 1 यानी कि ये भी क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक, बटे में 2a मतलब 2। ठीक, तो 100 से 100 कट गया, 0 की करनी तो 1 होती है। हाँ, अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 1, तो माइनस 10 नहीं, ये 0 ही होता है, अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 10 बच गया यहाँ पर और बटे में आ गया क्या? 2, तो इससे 2 से ये कट गया तो 5 आ गया, तो भैया ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो ये आसान था, ऐसे हम निकाल सकते हैं जब हमें नहीं पता हो कि हमें x की वैल्यू कैसे प्राप्त करनी है। अब ये जो हमारी विधि है कि हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक, फैक्टराइजेशन करना है, ये हम सीख गए। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि सर जैसे उसने हमें दो यहां पर समीकरण दे दिए, एक दे दिया 3x प्लस 2y प्लस b, या फिर यहां पे कोई एक टर्म दे दी, कुछ भी दे दिया, या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 उसने दे दिया, और यहां पे दे दिया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम x और y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर हमारे पास दो विधियां हैं, एक है विलोपन विधि, जहां पे हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, तो इस पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे और इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे और इस समीकरण में से इसको घटा देंगे, तो x से x वाली वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास बच कौन सी जाएगी? y वाली वैल्यूज बचेगी, उससे हम y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और उस y की वैल्यू को इस समीकरण में रख कर x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। और हमारे पास दूसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, इसमें इनका आपस में गुणा कराया जाता है बाद वाली संख्याओं को पहले वाली से, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और समझने में थोड़ा मुश्किल है, तो हम इस विधि को नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमें तो आसानी से हमारा एमपीपीएससी कवर करना है। ठीक, तो ये विधियां हमने पढ़ ली। अब सर अगर हमसे प्रश्न पूछता है इससे रिलेटेड तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो भैया ये सब आप टर्म्स अभी याद रखना, ये हमारे जब सवाल आएंगे तब यूज होगी। जैसे कि हमें एक समीकरण दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तब ये समीकरण है। और अगर ये समीकरण देने के बाद जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आएगा, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि उसके अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, और
अगर वो हमें देता है कि a1 बटे a2 जो हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारा निकल के आता है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, तो हम वहां पर लिख देंगे कि इसके अनंत हल होंगे। और अगला अगर ये देता है कि इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 बट इज इक्वल टू a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2, तब हम लिख देंगे कि यहाँ पर कोई हल नहीं। ठीक, अब इसका कैसे यूज होगा मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से बताऊं। ठीक, अब हम जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हल करते हैं। एक प्रश्न लिखिए आपकी कॉपी में या जो भी आप रखकर बैठे हैं उसमें कि दो समीकरण है आपके पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 47। ठीक, और दूसरा समीकरण है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 45। तब x और y की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक, ये आपके पास प्रश्न है। तो अब आपके पास एक प्रश्न है कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 47 उसने दे के रखा है, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 दे के रखा है, और वो आपसे पूछ रहा है कि x और y का मान आप ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? जो अभी मैंने बताई थी आपको विलोपन विधि। इसमें करना है 5 का इंटू, क्यों? क्योंकि यहाँ 5x दे रखा है, और इस वाले समीकरण में करना है 3 का इंटू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक, 5 से इस पूरी इसमें अगर इंटू करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा 15x प्लस 5 7 35y इज इक्वल टू 47 में 5 का इंटू करो तो 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23, तो 235। दूसरी टर्म में किया तो ये क्या निकल के आया 15x, 3 से इसमें तो 15y इज इक्वल टू 45 से 30 में इंटू करा तो कितना 135। ठीक, ये निकल के आ गया। अब इसको पूरे को घटा दो इसमें से, तो 15 में से 15x गए तो बचे कितने 0x। ठीक, तो इसको मत लिखो। 35y में से 15y गए तो कितने बचे 20y बचे, और 235 में से 135 गया तो कितना बचा 100 बचा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 100 बटे 20, मतलब कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक, अब इस y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दो। इस समीकरण में रख दिया भैया 3x प्लस 7y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 आई, और इज इक्वल टू कितना है 47, तो 7 5 35, तो 3x इधर का इधर रहा, ये 35 उठ के उधर चला गया, तो 47 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 बटे 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। बहुत आसान था, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 5। बहुत आसान था या नहीं था? अब अगला प्रश्न लिखो। 7-8 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं, इससे रिलेटेड जो आपसे पीएससी पूछ सकता है। देखो ये प्रश्न तो आपसे नहीं पूछेगा पीएससी, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछता है तो आसानी से आपके प्रश्न बन जाने चाहिए, बस सीधी सी बात है। ठीक, तो भैया दूसरा प्रश्न लिखो कि x प्लस 1 बटे वाई की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 12। अब वो आपसे पूछ रहा है x और y की वैल्यू। ठीक, इसमें सर उसने कितना कठिन काम कर दिया कि y को सर बटे में लिख दिया। हमने तो सर 2x प्लस 3y वाला पढ़ा था, अब ये बटे वाला कैसे करें? कुछ नहीं, जैसा दिया है वैसा करो। बस इसमें विलोपन करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का इंटू करेंगे इसमें, और यहाँ पे 1 है तो इसमें इंटू करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इसमें 2 का इंटू करा तो कितना आएगा 2x प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 10, और ये वैसा का वैसा लिख दिया 2x प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 12। अब इसमें से इसको घटा दो। ठीक, एक काम करते हैं अपन ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे वाले की वैल्यू बड़ी है ना, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं। तो 2x में से 2x गया तो कट गया, फिर 3 बटे y में से 2 बटे y गया तो कितना बचा 1 बटे y बचा। 1 बटे y इज इक्वल टू कितना 12 में से 10 गया तो 2 बचा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 बटे 2 आ गई। ठीक, यही आएगी ना, आप उसको इधर से उधर पलट देना तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे 2। जब इस y की वैल्यू 1 बटे 2 को इस समीकरण में आप रखोगे, मतलब यहां पर अगर आपने रख दिया y की वैल्यू 1 बटे 2, तो ये 2 ऊपर उठ के चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1/2। आसान था, बहुत आसान
आसान था। तो ऐसे और भी सवाल आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उठाना या आपके पास जो मैथ्स की कोई बुक पड़ी हो वो उठाना और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर लेना, तो आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये आसान टॉपिक है, हमको बस यहाँ पे इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब भैया जो हमने ये समीकरण लिख रखे हैं ये हमारे कब काम आएंगे, तो उसने हमसे प्रश्न में पूछ लिया कि सिद्ध करो कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 5। इस समीकरण का कोई हल नहीं। क्या पूछ लिया उसने कि सिद्ध करो कि इस समीकरण का कोई हल नहीं। तो हमको पता है ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, ये 1 की है, ये c1 की है, ये a2 की है, ये b2 की है और ये c2 की है। अब यहाँ पर हमें क्या पता है, कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 होना चाहिए, लेकिन c1 बटे c2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a1 बटे a2 मतलब 3 बटे 6 इज इक्वल टू होना चाहिए 4 बटे 8 और इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, 2 बटे 5, है ना, यही पढ़ा ना। 3 से 6 गया तो 1 बटे 2, 4 से 8 गया तो 1 बटे 2, ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। 1 बटे 2 यहाँ आ रहा है, 1 बटे 2 यहाँ आ रहा है, क्या ये 2 बटे 5 के बराबर है या 2 बटे 5 कट सकता है, नहीं कट सकता। तो हमारी जो इक्वेशन हमको दे रखी है कि कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये दोनों तो बराबर होने चाहिए लेकिन ये बराबर नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो मतलब ये जो उसने दे रखा है ये इसका कोई हल नहीं है और ये बात हमने सिद्ध कर दी। क्यों, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूला में सही नहीं बैठता है। अब अगली बात आती है, हमारे 1-2 प्रश्न और हल करते हैं हम यहाँ से, जो कि अधिकांशतः विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आपका जाना पहचाना और चहेता प्रश्न कि 4 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य कितना है, 2100 रुपए है, ठीक। और दूसरा उसने दे रखा है कि 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1700 रुपए है। तो एक मेज 1750 और तो बताइए कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। क्या पूछ लिया उसने कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य निकालकर बताइए, ठीक। ये उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आप कैसे निकालोगे भैया, ये तो एक इक्वेशन की तरह बन सकता है कि 4x प्लस 3y, जहां पर हमने कुर्सी को माना है x और मेज को क्या माना है y, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, ये तो हमारी पहली इक्वेशन। और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1750, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। भैया इन दोनों को बराबर करते हैं तो 5 का इंटू कराते हैं इसमें और 4 का इंटू कराते हैं इसमें। इसमें अगर 5 का इंटू कराएंगे तो क्या आएगा, 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 2100 में भैया 5 का इंटू करा दो तो कितना आएगा, 10,500, यही आएगा ना। आप सॉल्व करके देख लेना। और अब इसमें 4 का इंटू करा दो भैया तो 20x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 4 का इंटू करा दो 1750, 4 का इंटू करा देते हैं, 4 इंटू 0, 4 5 20 की शून्य, हाथ आया 2, 4 7 28 और 2 30 की शून्य, हाथ आया 3, 4 एकम 4 और 3 7, 7000 आ गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, 20 में से 20x गया खत्म, 15 में से 8y गया तो कितना बचा, 7y बचा। और यहाँ 10,500 में से 7,000 गया तो कितना बचा, 3500 बचा, ठीक। y की वैल्यू, y से ये 7 इधर गया, 3500 में 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 500 आ गया। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 500 आ गई। इस y को इधर रख दो तो यहाँ कितना, 3 इंटू 500 मतलब 1500, 2100 में से 1500 घटा दो, इस 1500 को उठा के इधर ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 2100 में से 1500 गया तो 600, 4x की वैल्यू आ गई 600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइड बाय 4 यानी कि 150। बहुत आसान था सर। मतलब एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 150 है और एक मेज का मूल्य कितना है, 500 है।
आसानी से निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे। ये हमारे इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। अगर वो और भी आपसे कुछ प्रश्न पूछता है तो और एक प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है कि वो आपसे पूछ लेगा कि 10 साल पहले, क्या पूछेगा कि 10 साल पहले राहुल अपने बेटे, ये प्रश्न आप लिख लो, अगर आप चाहो तो धीरे धीरे रोक रोक के लिख लेना कि 10 साल पहले राहुल अपने बेटे गोलू की उम्र का 12 गुना था, ठीक, और 10 साल बाद वह गोलू से 2 गुना बूढ़ा हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम मानते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु क्या है, x है, और राहुल के बेटे गोलू की वर्तमान आयु क्या है, y है। अब प्रश्न हमसे कहता है कि 10 साल पहले, मतलब x माइनस 10, तो इधर y में से भी 10 जाएगा, तो 10 साल पहले क्या था, राहुल की उम्र गोलू की उम्र से 12 गुना थी, ठीक, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। और एक और क्या बात बोलता है कि 10 साल बाद, मतलब x प्लस 10, तो राहुल की उम्र में भी 10 साल बाद ही देखेंगे अपन, तो 10 साल बाद क्या होगा कि ये राहुल इस गोलू से 2 गुना बूढ़ा रहेगा, ठीक। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। बस अब इनको सॉल्व कर लो, आपको राहुल और गोलू की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120, ठीक, यही होगी। हम सॉल्व करके देख लेते हैं। x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120। अब भैया इसे इधर उठा के ले आओ, तो x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 130, ठीक, और इसको भी उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, तो इसको पहले हम आसान कर लेते हैं कि x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120, और दूसरी क्या है, x प्लस 10 2y प्लस 20, ठीक। तो आप क्या करोगे, इनको और आसान कर लोगे, इस 12y को उठा के इधर लाओ, x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 110 हो जाएगा, ठीक, और x प्लस 10 इज इक्वल टू, तो ये x इधर से माइनस ही उधर उठा के लाए, तो क्या हो गया, x माइनस 2y, और इधर ये जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और एक आ गई x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110। अब भैया इसमें से इसको घटा दो, ठीक, तो इसमें से इसको घटाओगे तो x से x कट जाएगा, माइनस 2y में से इसको जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 2y में से 12y को अगर आप घटाओगे तो माइनस 10y आ जाएगा, प्लस 10y आ जाएगा, ठीक, प्लस 10y आ गया। जब 10 में से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 110 120 हो जाएगा, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 से जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 12। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल की उम्र कितनी है, और गोलू की उम्र तो पता चली गई कि 12 साल है। बस इतनी आसानी से हमें हमारे सारे प्रश्न बनाने हैं, ठीक। देखो ये सब आपने पढ़ रखा है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, पर हमारे सिलेबस में है, तो सिलेबस को टॉपिक्स को कवर कराना बहुत जरूरी है। और सिलेबस अगर हमारा कवर हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे बन सकते हैं, तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस इतना सा हमारा प्रयास है, और उस प्रयास में अगर आप जुड़े रहे तो हम आराम से आपका सिलेक्शन दिलवा देंगे। बस इतनी सी बात है। अब अगली क्लास में हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।